अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाक़ये में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा बदकारी का दाग लगने के बारे में आपको बताया गया है। इस वाक़ये में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा बदकारी का दाग लगने के बारे में आपको आगाह किया जाएगा। आधी रात का वक़्त हो चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि मुस्तक़बिल के सुल्तान थे, इस पर एक शारिया नामी लड़की ने बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। काज़ी इब्न अरसून जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन के उस्ताद भी थे, सुबह इस मुकदमे को सुनने वाले थे। यह इल्ज़ाम एक आम इंसान पर नहीं बल्कि एक बासलाहियत और बाकिरदार इंसान नज़्मुद्दीन अय्यूब के बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक लड़की ने लगाया था। काज़ी इब्न अरसून बहुत परेशान थी कि अगर मेरे शागिर्द पर लगाया गया इल्ज़ाम सच साबित हो गया तो मेरी सारी ज़िंदगी की तालीम और दी गई तरबियत पर पानी फिर जाएगा। काज़ी ने वुज़ू किया और जहाँ नमाज़ पर अल्लाह के हुज़ूर सजदे में गिर गए और दुआ करने लगे, ऐ मेरे मालिक, तेरे बाकिरदार और नेक बंदे पर मुश्किल वक़्त आन पड़ा है, तो इसके लिए अपनी गैबी मदद फरमा और इसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त फरमा। बेशक तू ही इज़्ज़त देने वाला है और तू ही ज़िल्लत देने वाला है। मेरा दिल नहीं मानता कि सलाहुद्दीन किसी की तरफ बुरी नज़र भी उठाकर देख सकता है, लेकिन दूसरी तरफ शारिया नामी लड़की पूरे वसूख कॉन्फिडेंस से सलाहुद्दीन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह है कि जब सुल्तान नसरुद्दीन जंगी अपनी सल्तनत पर कायमो दाइम थे, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक शारिया नामी लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुझे अकेले पाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तमाम लोग हैरान थे कि क्या सलाहुद्दीन इस तरीके का काम कर सकता है? किसी को यकीन नहीं आ रहा था। कोई कुछ बातें करता और कोई कुछ बातें बनाता। अगली सुबह सुल्तान नसरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में काज़ी इब्न अरसून ने इस मुकदमे को सुना था और सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद सजा सुनाई जानी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी सारी रात बुखार में तड़पते रहे और दुआ करते रहे, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरी मदद फरमा, तू ही बेहतर जानता है, तू ही सबसे सच्चा है, बेशक मेरी मदद करने वाला सिर्फ तू ही है। फजर का वक्त हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का बुखार बहुत ज्यादा था। आपने वुजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर दुआ मांगी और कहा, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरी इज्जत रखना। वह दिन नजमुद्दीन अय्यूब खानदान के लिए बहुत ही अजीब और आजमाइशों से भरा दिन था। लोग बड़ी बेताबी से उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि जब सुल्तान नसरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्न अरसून मुकदमे को सुनेंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ क्या करना चाहेंगे, इसका फैसला करेंगे। चूंकि उस वक्त कुछ लोग तो नसरुद्दीन जंगी के खिलाफ थे और इसी तरह कुछ लोग नसरुद्दीन जंगी के साथ भी थे, इसलिए लोगों के जहन में भी तरह तरह के ख्यालात रोनुमा हो रहे थे। सूरज तुलू हो चुका था। सुल्तान नसरुद्दीन जंगी अपने दरबार में हाजिर हो चुके थे और उनके बाएं जानिब काजी इब्न अरसून की मसनद थी और नीचे सलाहुद्दीन अय्यूबी हाथ बांधे खड़े थे। कुछ देर बाद काजी ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाया और फर्द जुर्म पढ़ने के बाद काजी सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुखातिब हुए और कहा कि आपको अपनी सफाई में बोलने का पूरा पूरा हक है। काजी की बात खत्म होते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी से मुखातिब हुए और कहा, काजी साहब, जिस लड़की को मैंने देखा नहीं, जिसे मैं जानता नहीं, उसके साथ मैं कुछ अच्छा या बुरा सलूक कैसे कर सकता हूँ? यह सुनते ही काजी साहब ने हुक्म दिया कि शारिया नामी लड़की को हाजिर किया जाए। जब वह लड़की दरबार में हाजिर हुई तो लोगों की हैरत की इम्तहा न रही, क्योंकि उस लड़की का पूरा जिस्म ढका हुआ था और सिर्फ आंखें खुली थीं और वो भी बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ रही थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी समझ नहीं पा रहे थे कि जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं, आखिर वह मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रही है? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी खता सरजद हुई जो इस लड़की ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है? काजी इब्न अरसून शारिया नामी लड़की से मुखातिब हुए और पूछा,
बताओ सलाउद्दीन अय्यूबी ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो इस लड़की ने कहा कि मैं अपना बयान पहले ही दे चुकी हूँ। दोबारा इन बातों को दोहराकर मैं अपनी इज्जत मजीद खाक में नहीं मिला सकती। बुखार की शिद्दत में इजाफा होने की वजह से सलाउद्दीन अय्यूबी का चेहरा जर्द हो रहा था और हाथ कांप रहे थे। जुबान पर भी लर्जा जारी था। उन्हें देखकर मजमे में मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था कि सलाउद्दीन अय्यूबी बेकसूर नहीं है और जुर्म की सजा का खौफ उनके चेहरे पर हावी है। सुल्तान नसरुद्दीन जंगी बड़े गौर से ये सारा मंजर देख रहे थे। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था और लोग बड़े गौर से सलाउद्दीन अय्यूबी और इस लड़की की बातों को सुन रहे थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हें अपने रब से डर नहीं लगता कि तुम एक बेकसूर इंसान पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो? लोग समझ रहे थे कि सुल्तान का भतीजा होने की वजह से सलाउद्दीन अय्यूबी अगर मुजरिम करार दे भी दिया गया तो सजा से बच जाएगा। सलाउद्दीन अय्यूबी ने काजी से कहा कि जब हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल पाते तो हम फिर अपने अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं यानी कि लौटते हैं। और इसी तरह से मैं भी इस लड़की से कहता हूँ कि अगर ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और अल्लाह की कसम खाकर ये कह दे कि इसका इल्जाम सच्चा है तो मैं वो गुनाह भी कबूल कर लूंगा जो मुझसे सरजद भी नहीं हुआ। ये सुनते ही वह लड़की सलाउद्दीन को बागौर देखने लगी। वह सलाउद्दीन अय्यूबी की हालत समझ चुकी थी। थोड़ी देर तक बागौर देखने के बाद लड़की चीख चीख कर रोने लगी और कहा, मैं तमाम मजमे के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर कहती हूँ कि सलाउद्दीन अय्यूबी बिल्कुल बेकसूर है। सारा गुनाह मेरा है। ये सुनकर सारे मजमे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और इस लड़की के चंद अल्फाज ने मुकदमे की नौनियत को बिल्कुल उल्टा कर दिया। इतने में सुल्तान नसरुद्दीन जंगी तैश में अपने तख्त से उठा और लड़की से कहने लगा कि क्या तुम्हें पता है कि इल्जाम तराशी और बहतान की तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? तो लड़की ने कहा, हाँ, मुझे बखूबी मालूम है कि इस अम्ल की मुझे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। फिर काजी ने शारिया से कहा, आखिर ऐसी क्या वजह रही थी कि तुमने सलाउद्दीन जैसी अजीम शख्सियत के दामन को दाग दाग करना चाहा और इन पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया? लड़की खामोश रही और साथ ही अपनी आंखें झुका ली। लेकिन जब सुल्तान नसरुद्दीन जंगी ने लड़की की तरफ देखा, गुस्से से देखा, तो वह ज्यादा देर खामोश न रह सकी और कहने लगी, ए मेरे सुल्तान, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत अजीम गुनाह सरजद हो गया है जिसकी तलाफी भी शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि वो दाग सलाउद्दीन अय्यूबी के किरदार पर लगा वह शायद क्योंकि जो दाग सलाउद्दीन अय्यूबी के किरदार पर लगा वह शायद मैं चाहते हुए भी ना मिटा सकूं, लेकिन यह सब काम करने के लिए मैं मजबूर थी। सुल्तान नसरुद्दीन जंगी ने पूछा, खुलकर बोलो कि तुम्हें इस काम के लिए किसने मजबूर किया? तो शारिया ने वहां मौजूद एक शख्स जिसका नाम अमीर इनबे मरकूम था उसकी इशारा उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आली जनाब अमीर ने मुझे इस ये सब करने के लिए मजबूर किया था। ये सुनते ही तमाम दरबारी अमीर इनबे मरकूम को मलालत, अफसोस और गुस्से से भरी नजरों से देखने लगे। अमीर इनबे मरकूम अपनी जगह से उठा और बड़े यकीन और दबदबे के साथ कहने लगा, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। मैं भी सलाउद्दीन की तरह इस लड़की को जानता तक नहीं। सुल्तान नसरुद्दीन जंगी ने जब ये सारा मंजर देखा तो कहा, इंशाअल्लाह कल मालूम हो जाएगा कि कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार इंशाअल्लाह कल मालूम हो जाएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार है। इसके बाद इन बेमरकूम को तहवील में ले लिया गया और मामले की तफ्तीश के लिए जासूस लगा दिए गए। इसके बाद सुल्तान नसरु सुल्तान नसरुद्दीन जंगी ने शारिया नामी लड़की को अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि बताओ असल माजरा क्या है। लड़की ने कहा, आली जनाब, एक जंग में मेरे माँ बाप मारे गए थे और मैं इस जालिम अमीर इनबे मरकूम के हाथ लग गई थी। यह मुझ पर बेइंतहा जुल्म और तशद्दुद करता है और हर तरह के अच्छे बुरे काम मुझसे कराता है। और जब शाही कनीज के जरिए जांच कराई
और जब शाही कनीज के ज़रिए जाँच कराई गई तो इस लड़की की पीठ पर कोड़ों के निशान भी दिखाई दिए गए और उधर सुल्तान नसरुद्दीन ज़ंगी के ख़ास जासूसों ने शारिया और अमीर इन्वे मरहूम के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली और इनके आपस में ताल्लुकात को सुल्तान के सामने बेनकाब कर दिया। यह देखकर सुल्तान ने अगले दिन पूरे मजमे को एक जगह पर इकट्ठा होने की दावत दी। यह दावत यह दावत इसलिए थी कि काज़ी इन्वे मरहूम की सज़ा लोगों के सामने मंज़रे आम पर दिखा सकें और लोग इसकी सज़ा से इबरत हासिल कर सकें। दूर-दूर से लोग अमीर इन्वे मरहूम का अंजाम देखने के लिए आए। जब उसको मैदान में लाया गया तो सख्त जंजीरों से जकड़ा हुआ था। लोग उसको मलामत भरी नज़रों से देख रहे थे। लोग उसको मलामत भरी नज़रों से देख रहे थे। शरीयत के मुताबिक बहुतान तराशी के जुल्म में इसे 70 कोड़े मारे गए और इसके साथ ही सुल्तान नसरुद्दीन जंगी ने इसे शाही ओहदे से हटा दिया और साथ ही इसकी तमाम जमीन जायदाद जब्त करके सलाउद्दीन अयूबी को देने की दावत की। अच्छा, ज़ब्त करके सलाउद्दीन अय्यूबी को देने की दावत की, लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं किसी का माल अपने हिस्से में रखकर गासिब नहीं बनाना चाहता। उसका अपने हिस्से में कि मैं किसी का माल अपने हिस्से में रखकर गासिब नहीं बनाना चाहता और इस तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी और इस तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी मदद की और इनके किरदार पर लगाया गया बदनुमा दाग दूध की तरह धुल गया। बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद फर बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद फरमाता है व्यव- जो इंसान शैतान के वसवसों और शैतानी जो इंसान शैतान के वसवसों और शैतानी कामों से बचता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है जिसका वाजे सबूत कुरान शरीफ में मौजूद है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने बदकारी का इल्जाम लगाया, उसे भड़काया, उसे गुमराह करने की कोशिश की, तो दरवाजे बंद होने के बावजूद अल्लाह ताला की गैबी मदद आई और अल्लाह ने उन्हें सुर्ख रू किया, लेकिन शर्त है कि इंसान का अपने रब पर भरोसा और ईमान पर पुख्तर्ग होनी चाहिए, तो यकीनन बिला सुबह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद जरूर आती है। आमीन, सुम्मा आमीन। अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल इस्लामिक कहानियों को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।